साथियों नमस्कार। पुनः नमस्कार। आज की चर्चा शुरू करो इससे पहले एक आपसे अनुरोध अवश्य करना चाहूँगा। मेरे चैनल आलोक कुमार इंडिया को और इसमें की जा रही या मेरे द्वारा की जा रही चर्चाओं को आप न केवल लाइक करें, शेयर करें, बल्कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने साथियों को, अपने मित्रों को और अपने जानने वालों को भी प्रोत्साहित करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी चर्चा करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाता है उस पर या उसके संदर्भ में वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और चर्चा का लाभ या चर्चा से जो दो चार होने के कारण जो लाभ मिल सकता है वो लाभ भी उन्हें मिल सके। साथियों, चर्चा आज एक ऐसे विषय पर करना चाहता हूँ जिसके बारे में हम सभी किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं, किसी न किसी रूप से ग्रसित हैं। हो सकता है यह प्रभाव या यह जो हम ग्रस्त हैं ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। लेकिन आज की चर्चा हम जरूर करना चाहते हैं और एक ऐसे विषय पर करना चाहते हैं जिसके कारण हमारा मानव जीवन या हमारा सामाजिक जीवन या हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन बहुत अधिक हद तक प्रभावित हो चुका है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड, अगर हम इन दोनों के बारे में बातचीत करें तो कहीं ना कहीं हम पोस्ट कोविड जीवन में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुके हैं या प्रभावित हैं। हमारी जो डेली रूटीन है या हमारी जो दैनंदिन कार्य प्रणाली है या जो जीवन शैली है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है। एक न्यू नॉर्मल के रूप में अगर हम बात करें, आज किसी भी संदर्भ में अगर कोई भी बातचीत होती है तो जो भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं या हमारे जो न्यूज़ मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या हमारे हमारी जो सरकारें हैं या हमारे जो प्रभावशील लोग हैं या हमारे जो संगठन हैं जिनके प्रति हम एक उदाहरण के रूप में जिन्हें हम देखते हैं या देखना चाहते हैं, वो आज एक नए शब्द को हर जगह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नया शब्द है न्यू नॉर्मल। कोविड-19 के उपरांत भी या कोरोना वायरस के उपरांत भी हमारे जीवन में या हमारी जीवन शैली में एक ऐसा बदलाव आ चुका है जिसे एक न्यू नॉर्मल के रूप में संज्ञा दी जा रही है या न्यू नॉर्मल के रूप में जिसे परिभाषित किया जा रहा है। लेकिन ये आज का ये न्यू नॉर्मल है क्या ये न्यू नॉर्मल जो भी है या जो बन रहा है या जो डेवलप हो चुका है, विकसित हो चुका है, या फिर जो हमारी दैनंदिन कार्य प्रणाली या जो एक जीवन शैली बन चुकी है, क्या यह सकारात्मक है, क्या यह नकारात्मक है? और यदि यह न्यू नॉर्मल है तो क्या यह न्यू नॉर्मल लंबी अवधि तक चलेगा या क्या हम इसके प्रति अपने आप को पुनः किसी न किसी रूप में हम बदल सकते हैं, या एक न्यू नॉर्मल की बजाय जो हमारा प्री कोविड नॉर्मल था उसकी ओर हम अग्रसर हो सकते हैं? किस रूप में अपने सामाजिक जीवन शैली को या पारिवारिक जीवन शैली को या हमारे आर्थिक जीवन शैली को हम देख सकते हैं? साथियों, अंग्रेजी या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में अगर हम बात करें तो ABCD से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं, जितने भी अक्षर हैं, ये कहीं ना कहीं आज भी हमारे बचपन में भी हम लोगों ने इसे पढ़ा और हम लोगों ने देखा, सुना, समझा है। ये कहीं ना कहीं हर किसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय वगैरह करके हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन क्या न्यू नॉर्मल के संदर्भ में ABCD की परिभाषा भी क्या उसी रूप में होनी चाहिए, या ABCD की परिभाषा को हम परिवर्तित करके एक नए रूप में देख सकते हैं? जब न्यू नॉर्मल की बात की जाती है तो क्या न्यू नॉर्मल में ABCD की परिभाषा को भी बदलना नहीं चाहिए, या क्या वो स्वयं को बदलने की हालत में हम लोगों को मजबूर या विवश नहीं कर रहा है? मेरे ख्याल से ABCD अगर आज का एक न्यू नॉर्मल जो हम न्यू नॉर्मल देख रहे हैं, जिस प्रकार से आज अगर देखिए तो कार्यालयों में, संगठनों में, सरकारों में या व्यवसायों में जिस तरह से कार्य प्रणाली डेवलप हो चुकी है या विकसित की जा रही है कोविड-19 के उपरांत, वर्क फ्रॉम होम या घर से काम करने की एक छूट दी जा रही है, स्वतंत्रता दी जा रही है, स्वायत्तता दी जा रही है। कार्यालय, संगठन, सरकारें भी प्रोत्साहित कर रही हैं कि लोग वर्क फ्रॉम होम करें, अपने घर से काम करें, ताकि कोविड-19 का संक्रमण एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को न फैल सके। सामाजिक और शारीरिक दूरी का ख्याल भी रखा जा सके, सम्मान भी किया जा सके। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यू नॉर्मल के संदर्भ में वर्क फ्रॉम होम की भी बातचीत की जा रही है। लेकिन ABCD अगर हम न्यू नॉर्मल के दौरान अगर हम परिभाषित करना चाहें तो मेरे ख्याल से ABCD की भी परिभाषा नए रूप में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से A फॉर एबनॉर्मल, B फॉर बैंकरप्ट, C फॉर कोविड या करप्ट एंड D फॉर डिविसिव या डिवाइडेड होना चाहिए। शायद आज की यह सच्चाई है, आज का यह रियलिटी है। टुडेज रियलिटी इज A फॉर एबनॉर्मल, B फॉर बैंकरप्ट, C फॉर कोविड और करप्ट, D फॉर डिवाइडेड और डिविसिव।
मैं समझता हूँ कि आप मेरी इस परिभाषा से मैं आगे EFGH तक भी जेड तक भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं आज की चर्चा सिर्फ ABCD से ही शुरू करूँगा, ABCD पर ही समाप्त करूँगा और अपनी पूरी चर्चा को बहुत लंबा भी ना कर सकूँ, ऐसी मेरी कोशिश भी रहेगी। आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बात करूँ, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी इस परिभाषा से या इस संज्ञा से, नई संज्ञा से, न्यू नॉर्मल की नई संज्ञा से सहमत होंगे, सहमति प्रदान कर रहे होंगे। आज समय बहुत ही अप्रत्याशित है, बहुत ही अकल्पनीय है, बहुत ही अभूतपूर्व है। दुनिया भर में अराजकता फैली हुई है, सामान्य स्थिति बिल्कुल ही नदारद है। अगर हम बात करें तो नॉर्मेल्सी रेयर है और कैओस गैलोर है। गैलोर मतलब बहुतायत रूप में है। जिस किसी भी देश पर, जिस किसी भी राष्ट्र पर या जिस किसी भी संगठन पर आप नजर डालें, विश्व के किसी भी कोने में आप नजर डालें तो असामान्यता, अराजकता बिल्कुल फैली हुई है और सामान्य स्थिति बिल्कुल ही नदारद है। भारत भी इसमें कोई अपवाद नहीं है, बल्कि भारत मेरे ख्याल से सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि आर्थिक मंदी या आर्थिक सामाजिक रूप से अगर हम गिरावट की बात करें, ह्रास की बात करें, एंटी ग्रोथ की बात करें, तो यह कोविड-19 से पहले ही भारत में शुरू हो चुका है। लगभग 2-3 वर्षों से यह परंपरा या यह एक प्रक्रिया भारत में वर्तमान सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों, कार्यों और डिसीजंस, एक्शंस के कारण ये पहले से ही प्रभावित है और न्यू नॉर्मल शायद भारत में कुछ लंबे समय से ऑलरेडी चल रहा है। असामान्यता, दिवालियापन, कोविड या भ्रष्ट, विभाजनकारी या विभाजित आज की रूटीन या दिनचर्या हो चुकी है। आज के समाज शासन का आकर्षण या गौरव हो चुका है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारें किसी भी देश की और राजनीतिक नेता या नेतृत्व किसी भी देश का, सभी उपरोक्त के पर्याय महसूस होते हैं। इन सब चीज़ों के, इन सारी नकारात्मक चीज़ों के पर्याय आज की सरकारें और आज का राजनीतिक नेतृत्व, चाहे जिस किसी भी देश पर, विश्व के किसी भी देश पर हम नज़र डालें तो एक पर्याय के रूप में प्रस्तुत करते हैं या पर्याय के रूप में दिखते हैं। वास्तव में एक बहुत ही निराश करने वाली स्थिति है और सामान्य व्यक्ति, परिवार, समाज, संगठन, सरकार या देश सभी उपरोक्त विशेषणों से पीड़ित दिखाई देते हैं, प्रभावित दिखाई देते हैं और सामान्यता एक से अधिक मायनों में विद्यमान है। विचारों, संसाधनों, अवसरों का दिवालियापन भी मौजूद है। कोविड या भ्रष्ट होने को एक सम्मान प्रतिष्ठा के रूप में शायद देखा जा रहा है या देखा जाता है। विभाजनकारी या विभाजित होने का मतलब है कि जीवन में लगभग हर चीज में सफल होने की जिद करना। जिस प्रकार से आज प्रत्येक राष्ट्र में, विश्व के प्रत्येक देश में जिस प्रकार से राजनीतिक नेतृत्व अपने समाज को, अपने देश को विभाजित कर सत्ता को काबिज रखना चाहता है, सत्ता को कायम रखना चाहता है, उससे तो यही महसूस होता है कि शायद सफल होने का पर्याय या दूसरा नाम विभाजनकारी होना है। स्वयं के आसपास किसी के लिए भी स्थिति या अस्तित्व अपने आप में अस्थिर और संदिग्ध प्रतीत होता है। संपूर्ण विश्व जीवन रक्षक उपकरणों से रहित दिखाई देता है। उपरोक्त कई कारकों के कारण, नकारात्मक कारकों के कारण आकार लेने वाली घटनाओं के बारे में अनिश्चित और अक्षम्य दिखाई देता है। आज का मानव समाज, आज की सरकारें, आज का राजनीतिक नेतृत्व अक्षम है, अनिश्चित है, अविवेकपूर्ण प्रतीत होता है। आप दुनिया के किसी भी देश का नाम लें और वे आपको ऊपर बताए हुए अमानवीय घातक लक्षणों से गंभीर और घातक रूप से पीड़ित और प्रभावित लगते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, चीन, फ्रांस, कनाडा जैसे विकसित देश और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका जैसे विकसित महाद्वीप भी सभी नीचे की ओर अग्रसर हैं, अवनति की ओर अग्रसर हैं। भारत, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया जैसे विकासशील देश और एशिया, दक्षिण अमेरिका जैसे विकासशील महाद्वीप भी, अफ्रीका जैसे विकासशील महाद्वीप भी बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। इनके हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। 10 के पैमाने पर यदि हम बात करें तो विकसित देश यदि 5 या 6 या 7 पर गिरकर आकर ठहर रहे हैं तो अभी भी वे विकासशील देशों के मुकाबले कहीं न कहीं बेहतर हैं और विकासशील देश शायद 1 या 2 पर आकर गिर रहे हैं या शायद निगेटिव भी जा रहे हैं, नकारात्मक भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही बुरी स्थिति की ओर अग्रसर हैं। विकसित देश और विकसित महाद्वीप में जीवन अभी भी बाकी अन्य देशों या महाद्वीपों की तुलना में बेहतर है। हो सकता है यह कम महत्वाकांक्षी हो या कम प्रेरक हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं गिरावट की ओर पूरा विश्व अग्रसर है और एक ऐसी गिरावट है जिसको रोक पाना
शायद आज मानव समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संगठनों के लिए, संस्थाओं के लिए कठिन प्रतीत होता है। असंभव यदि न भी हो तो कठिन और काफ़ी विषमकारी प्रतीत होता है। दुनिया भर में सरकारें अनाड़ी लगती हैं, लक्ष्यहीन लगती हैं, संकटों से निपटने में असमर्थ लगती हैं, विचारों से रहित लगती हैं, अपने नागरिकों और निवासियों के साथ उनकी दुराव की स्थिति है, डिस्कनेक्टेड हैं। सत्ता की सीट पर काबिज नेता, अधिकारी या संस्थाएं, या जहां भी वे सत्ता में हैं या अधिकार में हैं या ताकत में हैं, वे अपने नागरिकों, अपने हितधारकों और देश की कीमत पर देश को नुकसान पहुंचाकर, इन सभी को नुकसान पहुंचाकर अपने फायदे के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। राजनीतिक नेता या राजनीतिक नेतृत्व अधिकतर अपने विभाजनकारी लक्ष्यों और हितों को पूरा करने के लिए मीडिया, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विभाजनकारी विचारों और नीतियों का उपयोग कर रहे हैं और बड़े हित या देश हित को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं, कईयों के पास कोई आय नहीं है, बचत भी कम हो रही है। वर्तमान विनाशकारी स्थिति से किसी भी सकारात्मक यूटर्न के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं प्रतीत होती है। भविष्य की पीढ़ियों को खतरे में डालते हुए समाजों को विभाजित किया जा चुका है, राष्ट्रों को विभाजित किया जा चुका है, परिवारों को विभाजित किया जा चुका है, जो पहले न तो कभी देखा गया न कभी अनुभव किया गया था। व्यवसाय चल नहीं रहे हैं, स्रोत के सामान के लिए भी सक्षम नहीं हैं, क्योंकि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को बुरी तरह प्रभावित कर दिया गया है, डिसरप्ट कर दिया गया है। कोई राजस्व नहीं है, राजस्व आय भी नहीं है, बाजारों के लिए ग्राहकों को पाना कठिन हो गया है। रोजगार पैदा करना और परिवारों को स्वयं को खिलाना या व्यवसायियों को अपने परिवारों को खिलाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। शिक्षा और हेल्थ केयर सेवाओं से शुरू होकर व्यापार और परिवहन तक सब कुछ अव्यवस्थित है, विषमकारी है और समाज में हर हितधारक के लिए काफ़ी अधिक कठिन परिस्थितियों को प्रस्तुत कर रहा है। समाज और देशों की वृद्धि रुक गई है। समाज और देशों का जो ग्रोथ पैटर्न है या ग्रोथ ट्राजेक्ट्री है वो लगता है हॉल्ट हो गया है, रुक गई है, बिल्कुल ये स्टॉप हो गया है, क्योंकि वे सभी नकारात्मक भावनाओं में काफ़ी गहराई तक स्वयं को या तो देखते हैं या पहुंच चुके हैं। एक नज़र अगर हम भारत को भी अगर देखें, भारत के संदर्भ में भी इन विषयों पर अगर हम चर्चा करें तो पाते हैं कि एक बहुत ही बुरा उदाहरण शायद हमारे सामने प्रस्तुत हो। अच्छी तरह समझने के लिए भारत एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण हमें लगता है। एक लोकतंत्र होने के बावजूद, डेमोक्रेसी होने के बावजूद यह एक ऐसी सरकार से शासित है जो न केवल अभिमानी है, स्वार्थी है, कुलीन वर्ग और लोगों द्वारा शासित है। एक ऐसी सरकार है जो गैर जिम्मेदाराना है, गैर जिम्मेदार है, निरंकुश है, स्वार्थी है और अभिमानी भी है। यह सरकार अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को स्वीकार करने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं रहती, कतई उत्सुक नहीं रहती है। गलतियों पर गलतियां करते हुए भी ये अपनी गलतियों को न तो कभी मानती है बल्कि अपना दोष दूसरे तथ्यों या दूसरे लोगों पर मढ़ देती है। परिणाम सभी मामलों में अधिकतर नकारात्मक ही हैं। कोई भी ऐसा कार्य या निर्णय इस सरकार ने लिया हो और उसके सकारात्मक परिणाम मिले हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है या लगता है। डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी कार्यान्वयन, कोरोना संबंधित लॉकडाउन, यदि कुछ उदाहरण के लिए हम कुछ निर्णयों या कार्यों को अगर हम नाम लें, जैसे फैसलों ने अधिकांश अवांछित परिणामों को जन्म दिया है। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, जीएसटी कार्यान्वयन, कोरोना संबंधित लॉकडाउन यानी देशबंदी, इन सब ने मिलकर और भी कई ऐसे निर्णयों ने मिलकर जीवन, धन, संसाधनों, अवसरों का अधिकतम नुकसान किया है या इन सबको नुकसान ही पहुंचाया है। और फिर भी यह सरकार, केंद्र सरकार जो भारत में अभी विद्यमान है, अपने भूलों को, अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करती, कभी अंगीकार नहीं करती और अपने गैर जिम्मेदार होने का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके कई अन्य कानून, कार्य या निर्णय भारतीय समाज में अशांति पैदा कर रहे हैं, विरोध पैदा कर रहे हैं, विषमकारी स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो लोगों को विरोध करने के लिए मजबूर कर रहा है या कर रहे हैं। लेकिन यह शायद ही कभी किसी आवाज़ को सुनती है, एक गूंगी बहरी सरकार के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करती है। न यह संसद में ढंग से संसद को चलने दे रही, संसद का एक वाइट वॉश करती है, और यदि कोई सड़कों पर आ जाए, स्ट्रीट्स पे आ जाए, रोड पर आ जाए,
अपने मुद्दों के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शन करे तो वहाँ पर भी यह फूट डालो और राज करो के माध्यम से उन सारे प्रदर्शनों को समाप्त करने की कोशिश करती है। प्रत्येक असंतुष्ट आवाज को अल्पसंख्यक आवाज के रूप में खारिज कर गंभीरता से न तो लेने देती है, न स्वयं लेती है, न दूसरों को लेने देती है, न देश की जनता को लेने देती है, न लिया जाता है। इसके अलावा यह अपने सिनिस्टर उद्देश्यों, अपने देश विरोधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या प्राप्त करने के लिए फेक न्यूज़ को फैलाने हेतु गोदी एंड सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है या करता है। एक ऐसी सरकार जो देश के प्रति गैर जिम्मेवार है, देश के प्रति जो संकल्पित भी नहीं है, समर्पित भी नहीं है, ऐसा महसूस होता है कि देश के विनाश के लिए या देश के गिरावट के, देश की परिस्थितियों की गिरावट के लिए या वृद्धि और जो ग्रोथ या जो डेवलपमेंट होना चाहिए देश में या जो हो रहा या जो किया जा सकता था, उन सब को पीछे करते हुए यह सरकार देश को लगभग 20-25-30 वर्षों के लिए एक पीछे लेती जा रही है। यदि हम इस अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक भावनाओं को या आवाज़ों के रूप में अगर हम चर्चा को आगे जारी करें तो मैं आपको इतिहास से कुछ उदाहरण जरूर प्रस्तुत करना चाहूँगा। हम सबको मालूम है कि भारत पर लगभग 1000 वर्षों तक विदेशी शासकों ने भी शासन किया, यहाँ पर आक्रमण किया, लूट मार भी की, संपत्ति यहाँ से लूट कर ले गए, लोगों को भी ले गए और साथ में कई लोगों ने आकर यहाँ पर अपना शासन भी स्थापित किया, शासन भी जमाया। मुस्लिम ईसाई दोनों प्रकार के शासकों ने शासन किया, विभिन्न राष्ट्रों से आए, विभिन्न देशों से आए। अगर हम बात करें तो एक मुगल शासकों के दौरान की एक उदाहरण मैं देना चाहूँ तो महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध किया, अकबर के प्रति विरोध दर्शाया और विरोध करते हुए वो काफ़ी समय तक युद्ध करते रहे। उसके बाद अगर हम दूसरा उदाहरण मैं अगर प्रस्तुत करूं तो छत्रपति शिवाजी ने एक और मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ काफ़ी समय तक युद्ध किया, विरोध करते हुए युद्ध करते रहे और वह भी काफ़ी लंबा चला। उसके बाद यदि हम तीसरे उदाहरण के रूप में अगर हम प्रस्तुत करें तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि ने लंबा युद्ध किया, काफ़ी समय तक इन लोगों ने भी कोशिश की कि हम किसी भी प्रकार से इन विदेशी शासकों को हरा सकें, परास्त कर सकें, देश से भगा सकें ताकि देश पर देश को लोगों का शासन हो सके। लेकिन उस समय की सरकारों ने भी देश में इन उठ रहे विरोधों को एक अल्पसंख्यक आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करते हुए न केवल इन्हें निस्तानाबूद किया, नष्ट किया, बल्कि पूरी तरह से समाप्त करने में सफल रही। लेकिन साथियों एक चीज़ और अगर हम ध्यान रखना चाहें तो भारत में कभी भी किसी भी प्रकार का युद्ध या विरोध प्रदर्शन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं रहा, धार्मिक भावनाओं के आधार पर कभी नहीं हुआ। और यही कारण है कि ये शासक देश के होते हुए भी, ये युद्ध करने वाले या ये विरोध प्रदर्शन करने वाले देश के होते हुए भी अपने विदेशी शासकों के प्रति सफल नहीं हो सके, क्योंकि यदि यह धर्म या जाति के आधार पर भी अगर हुआ होता तो इनकी सफलता सुनिश्चित होती। उस समय भी जो बहुमत था या जो मेजोरिटी थी वो साइलेंट थी और जो ये माइनॉरिटी के रूप में ये लोग जो लड़ते रहे या विरोध करते रहे या प्रतिरोध करते रहे, ये कहीं ना कहीं एक छोटे समूह में रह करके और बहुमत के द्वारा समर्थन न मिलने के कारण स्वयं को पराजित इन्होंने पाया या इनको समाप्त कर दिया गया उस समय के शासकों द्वारा। नतीजा क्या रहा कि इन लोगों ने अपनी बलिदान देते हुए भी, अपने सेक्रीफाइसेस देते हुए भी वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सके जिसकी शायद देश को उस समय आवश्यकता थी। और यदि यह हुआ होता तो शायद देश आज किसी और मुकाम पे होता या देश का पूरा परिदृश्य नज़रिया ही कुछ और रहा होता। देश हो सकता है किन्हीं अन्य उपलब्धियों की चर्चा कर रहा होता। ये फ्रेंड एक साथियों, यह एक फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यह एक अल्पसंख्यक आवाज़ की परिभाषा देते हुए कुछ समूहों या वर्गों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को अल्पसंख्यक आवाज़ की संज्ञा देकर दबाने का परिणाम हमने अपने इतिहास में देखा है या इतिहास से सबक ले सकते हैं। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से अभी किसानों द्वारा तीन किसान बिलों के संदर्भ में जो प्रदर्शन विरोध किया जा रहा है उसको समाप्त करने के लिए ठीक वैसा ही रोल या वैसा ही रूप वर्तमान की केंद्र सरकार अख्तियार कर रही है। आज का बहुमत, आज का मेजोरिटी जो बहुत ही बहुत बड़ी मेजोरिटी है, वो चुप है, गूंगी बहरी है और एक जुझारू कौम के तौर पर या एक लड़ाकू वर्ग के तौर पर
जो किसान वर्ग आज युद्ध कर रहा है या विरोध प्रदर्शन कर रहा है इन किसान बिलों को समाप्त करने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए, जिससे केवल किसान के हित ही नहीं सधते बल्कि आम जनता के हित भी सधते हैं। आम जनता को खाने पीने की सभी वस्तुएं सस्ते दरों पर मिल सकती है। इसके लिए किसान संघर्षरत है, लेकिन किसान के संघर्ष को, किसान के विरोध प्रदर्शनों को एक अल्पसंख्यक आवाज के रूप में संज्ञा देकर बहुमत द्वारा समर्थन नहीं करने के कारण सरकार शायद दबाने में सफल भी हो जाए, लेकिन इसका खामियाजा, इसका नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अब मैं एक और उदाहरण आपको यदि प्रस्तुत करूं, 1947 में देश आज़ाद होने के बाद भारत का संविधान 1950 में लागू किया गया। उस संविधान के माध्यम से यह तय किया गया, यह परिकल्पना की गई कि 15 वर्षों के दौरान हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि वह कार्यालयीन भाषा के रूप में इसका उपयोग किया जा सके, और इंग्लिश को यह प्रतिष्ठित रूप इंग्लिश को यह रिप्लेस कर सके। इंग्लिश को यह इंग्लिश के बजाय, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। लेकिन यहाँ पर देश की सरकारों ने पिछले 75 वर्षों के दौरान, लगभग 75 वर्षों के दौरान यह करने में असफल रही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक लोगों की आवाज़ों को महत्व दिया गया। एक दो राज्यों के लोगों को या एक दो राज्य के निवासियों को महत्व देते हुए हिंदी का प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी, हिंदी के उपयोग की आवश्यकता होने के बावजूद भी, इसको कार्यालयीन उपयोग में लाने के लिए देश की सरकारों ने न तो कोई प्रयास किया, न कोई पहल की। और अभी भी देश की सरकारें इन चंद अल्पसंख्यक लोगों की आवाज़ों के दबाव में हिंदी को दरकिनार कर रही है, अपनी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा का वो अपमान कर रही है, जिसके लिए भी अगेन यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो बहुमत चुप है। यहाँ पर बहुमत के भावनाओं का सम्मान न करते हुए, अल्पसंख्यक आवाज़ की भावनाओं को सम्मान करते हुए हिंदी को वह महत्व नहीं दिया जा रहा जो महत्व मिलना चाहिए। इससे साथियों यह परिलक्षित होता है, यह इस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि देश की सरकारों ने हमेशा अपने हितों को, अपने सत्ता में काबिज कैसे रखा जा सके, सत्ता में कैसे वो काबिज रह सकें, कायम रह सकें, केवल इन हितों और इन उद्देश्यों के लिए ही कार्य किया है। देश हित या राज्य हित या जनहित उनका कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। और यही कारण है कि जब वो अल्पसंख्यक हों तो अल्पसंख्यक के तौर पे कहीं अल्पसंख्यक आवाज़ समझाकर तो कहीं बहुसंख्यक हो की इच्छाओं का दमन कर ऐसे ऐसे निर्णय इस देश में लिए जाते रहे हैं, जिनकी वजह से देश को नुकसान झेलना पड़ा है और अभी भी देश एक नुकसान के दौर से गुजर रहा है। और यही कारण है कि कोविड-19 में जिस तरह से, और कोविड-19 के पश्चात भी और कोविड-19 के पूर्व भी इस सरकार ने जिस प्रकार के निर्णयों को लिया, जिस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया है, उसका नतीजा आज ये है कि बेरोजगारी, मंदी, अव्यवस्था बहुत, अगर कहा जाए तो देश के कोने कोने में व्याप्त हो चुकी है, में उपलब्ध हो चुकी है, में अपनी एक भूमिका या अपनी एक महत्वपूर्ण अवस्था का रोल ले चुकी है। और इसका खामियाजा पूरे देश को, देश के एक निवासी को, एक नागरिक को झेलना पड़ रहा है। साथियों, आज दुनिया एबनॉर्मलिटी यानी असामान्य लक्षण, बैंकरप्सी यानी दिवालियापन, कोविड और भ्रष्ट, करप्ट, कोविड या करप्ट यानी कोरोना वायरस और भ्रष्ट सरकारों का सामना कर रही है। अगर एक और सामना कर रही है तो दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि हम सभी आम जनता डिवाइडेड एंड इक्लेक्टिक, विभाजित और उदार जनता होने का अनुभव कर रहे हैं, जिसका दुरुपयोग या जिसका कुटिल लाभ हमारे देश की, हमारे विश्व की विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें या राजनीतिक नेतृत्व इसका कुटिल लाभ ले रही हैं। इसे हमारी कमजोरी समझकर हम ही को हमारे ही द्वारा दमन किया जा रहा है और जनता की, आम जनता की, देश की इच्छाओं को समाप्त किया जा रहा है। देश की इच्छाओं का एक तरह से अगर कहा जाए तो अपमान किया जा रहा है। एक बहुत ही सचमुच में अगर कहा जाए तो एक ABCD टाइम है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की बात करें तो निश्चित तौर पर यह एक ABCD टाइम है। ABCD मतलब हो गया, जैसा मैंने कहा, A फॉर एबनॉर्मल, B फॉर बैंकरप्सी, C फॉर कोविड या करप्ट और D फॉर डिवाइडेड या डिविजिव। साथियों, जिसका अगर अर्थ फिर से बताना चाहूँ तो असामान्य, दिवालियापन, कोविड, भ्रष्ट या विभाजित या विभाजनकारी। साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा समाप्त करूं, आप सबको मालूम है कि 2020
समाप्त होने में केवल 2 सप्ताह बचे हैं, 2 हफ्ते बचे हैं। 2 हफ्तों के बाद, 2 सप्ताह के बाद हम एक नए वर्ष में पदार्पण करेंगे, नए वर्ष में कदम रखेंगे 2021। उम्मीद करते हैं साथियों कि 2021 हम सभी लोगों के लिए, राष्ट्र के सभी व्यक्ति के लिए, अपने भारत देश के सभी व्यक्ति, सभी परिवारों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए और सभी राष्ट्रों के सभी परिवारों और व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक वर्ष हो, बहुत ही उपलब्धियों भरा वर्ष हो, बहुत ही खुशियों भरा वर्ष हो। साथियों, भविष्य की शुभकामनाओं, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी आज की इस चर्चा को विराम देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। धन्यवाद साथियों।